साल आपके पेपर में दर्पण से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ कैसे आएंगे पेपर में। पहले हम बात करने वाले दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण कांच का बना एक पदार्थ होता है। दर्पण कांच का बना एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया होता है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं अपारदर्शी पदार्थ। क्या? अपारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे दर्पण आपको हम बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं वो, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है दर्पण, गोली आकार का भी हो सकता है, समतल भी आकार का हो सकता है। तो एक तरफा क्या होता है? पॉलिश किया होता है। अगर इस तरह से बनता है, इसके अंदर भी पॉलिश किया जा सकता है, ऐसा है, ठीक है ना। बाहर भी पॉलिश कर सकते हैं इसके, तो तभी दर्पण बनेंगे। ये तो कांच तो ही है, कांच का बना होता है, लेकिन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ क्या होता है? तल पॉलिश किया होता है और उसी को हम दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं दर्पण की परिभाषा अगर मैं बात करूं तो आप दर्पण की परिभाषा सिंपल में लिखेंगे। दर्पण कांच का बना वह पदार्थ होता है जिसका एक तल पॉलिश किया होता है, ठीक है ना, उसे हम दर्पण कहते हैं। अगर मैं दर्पण की आपकी बात करूं तो दर्पण मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। दर्पण के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, ठीक है ना। पहला दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार में बात करूं तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक हमारा गोलीय दर्पण होगा और दूसरा हमारा समतल दर्पण होगा। ये हमारा दर्पण के प्रकार होंगे। एक गोलीय दर्पण होगा, एक क्या होगा? समतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण किसे कहते हैं? परिभाषा बहुत आसान है। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी आकृति गोले के आकार का होता है, ठीक है ना, इसका तल गोलीय आकार का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका तल जो होता है समतल आकार का होता है, उसको हम समतल दर्पण बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम परिभाषा इसका लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा उत्तल दर्पण होगा और दूसरा हमारा अवतल दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए, ठीक है ना। कौन कौन से? एक उत्तल दर्पण होगा, एक क्या होगा? अवतल दर्पण। मैं उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं बाबू, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है, जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश की होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया एक गोलीय दर्पण, अंदर की ओर क्या होगा बाबू? पॉलिश क्या होगा? अंदर की ओर पॉलिश क्या होगा? और ये जो तल होगा, ये हमारा जो तल बाहर का जो तल होगा वो हमारा परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल का मतलब जहां पर प्रकाश किरण क्या होता है? परावर्तित होती है। जिस तल से टकराती है उसी तल को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। अब यहां से आएगा, टकराएगा, फिर ये आ जाएगा, तो इसी तल को हम परावर्तक तल बोलेंगे। अंदर की ओर क्या होगा? पॉलिश किया गया है। तो जब अंदर की ओर पॉलिश हो और तल वो बाहरी तरफ जो होता है परावर्तक तल हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन ऐसे गोली आकार में नहीं देता है, सिंपल सा आपको मैं चित्र बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, क्योंकि बुक में इस तरह से दिया नहीं रहता बाबू, मैं बात कर रहा हूं ऐसे रहता। ये देखिए, अंदर की ओर पॉलिश और बाहर का जो तल होगा ये परावर्तक तल होगा। इसको हम लिख सकते हैं परावर्तक तल। कौन सा तल? परावर्तक तल। और ये हमारा पॉलिश किया गया है, पॉलिश बाबू। तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। अगर मैं अवतल दर्पण की मैं बात करूं तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो। ये परावर्तक तल है, तो ये परावर्तक तल क्या हो? अंदर की ओर हो और पॉलिश किधर हो? बाहर की ओर पॉलिश किया हो, ठीक है ना। तो वो हमारा जो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण, ठीक है ना।
तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यदि बाहर का तल परावर्तक तल हो और अंदर पॉलिश किया हो तो उत्तल दर्पण होगा। यदि अंदर की ओर परावर्तक तल हो और बाहर क्या किया हो, पॉलिश किया हो, तो समझ जाना कि वो अवतल दर्पण है। ठीक है ना। तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर हो, अंदर की ओर पॉलिश हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो और पॉलिश बाहर की ओर क्या हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। ये परिभाषा ये हो गया। अब यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है रेखा, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना। और मुख्य अक्ष पर ये बिंदु होते हैं। और अगर इस गोले को पूर्ण रूप से एक गोला तैयार करें तो इसका केंद्र यहां पर बनेगा और इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब देखिए इस दर्पण को अगर हम तैयार करेंगे ऐसे तैयार करेंगे तो इसका भी अंदर बनेगा। हमेशा जो केंद्र वक्रता केंद्र होता है वो गोले के अंदर होगा। तो मैं एक एक गोले की बात करूंगा तो और बेटर रहेगा, तो समझ में आएगा ज्यादा। जैसे मैंने एक अवतल ले लिया दर्पण, ऐसे सिंपल सा अवतल दर्पण की मैंने पहचान बनाया, बाहर की तरफ पॉलिश, अंदर का तल परावर्तक। ये जो रेखा मैं खींच रहा हूं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर सभी बिंदु स्थित होते हैं। अब मैं बात करूंगा तो इस गोले को अगर तैयार करूंगा आपको दिखा करके इसको गोला तैयार करूंगा तो इसका एक सेंटर बनेगा और इसी सेंटर मतलब केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है ना। अब और इसी और जिस बिंदु पर ये हमको दिखाई दे रहे हैं, जिस बिंदु पर ये दर्पण का पॉइंट दिख रहा है, जहां से समस्त दूरियां नापते हैं उसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। दर्पण का समस्त दूरियां जहां से जिस बिंदु से नापी जाती है उसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम पी से लिखते हैं। ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है ना। और इससे कुछ दूरी पर ये हमारा क्या हो जाएगा? यफ। यफ मतलब मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा। अब देखिए समस्त दूरियां जो होती है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। तो ये ध्रुव से लेकर के यफ तक की जो दूरी होती है वो स्मॉल एफ होती है। तो होता है स्मॉल एफ होता है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो हमारा त्रिज्या होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हुआ। अगर मान लेते वस्तु, मैं आपको कुछ मैं बात बताऊंगा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे वस्तु को हम मापते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दिया? ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक, इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। ठीक है ना। मुख्य फोकस। तो ध्रुव और मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फोकस दूरी। ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा स्मॉल एफ को, फोकस दूरी। ठीक है। फैन बंद करो तो बस। हाँ, मैंने बताया कि ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है। उसको फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? एक अवतल दर्पण का आकृति। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, चलिए ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और छिपी हुई है, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ जितनी भी दूरियां मापी जाती है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना है आपको कि जो अगर आपतित किरण की विपरीत दूरी मापी जाती है, आपतित किरण के विपरीत दूरी मापी जाती है तो समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मान लेते हैं ये हमारा आपतित किरण इधर ही है, हमेशा वस्तु कहाँ रखते हैं? बाएं की तरफ ही रखते हैं। और ये इधर दूरी अगर हम मापेंगे, ये प्रकाश किरण इधर आ रहा है, ये आपतित इधर और ये दूरियां इधर माप रहे हैं,
तो ये समस्त जो दूरियां होंगे सब ऋणात्मक होंगे। मैं कुछ समय बाद बताऊंगा कैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है इसका, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम को हम बताएंगे। पहले आप वैसे बेसिकली आप सीखिए कौन कौन सा पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, उसके बाद में बताएंगे। चलो, इसके बाद मैं बात करूं अवतल दर्पण का। तो ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये भी इसी को ही मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसमें भी मुख्य अक्ष होगा और अंदर केंद्र होगा सी, ठीक है ना। और ये हमारा एफ होगा जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं। और ये वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाएं तरफ रखा जाता है वस्तु को, ओ डैश को, ठीक है ना, ओ डैश को बाहर। एक चीज है कि उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पालिश की होती है। फिर से ये दूरियां, यहाँ पर ये जो बिंदु होगा वो हमारा ध्रुव है, जहां से समस्त दूरियां नापी जाती है उसको हम ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब ये जो हमारा दर्पण से दूरी जो स्मॉल एफ होगा, यहाँ मुख्य फोकस तक की दूरी, और ध्रुव से लेकर के यहाँ तक का सी तक की जो दूरी होती है वो करता त्रिज्या होती है। और ये जो हमारा ओ डैश होता है वो वस्तु होता है। ध्रुव से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा वो वस्तु की दूरी होगा, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये समस्त जो है नियम है, मैं इसको धीरे धीरे आपको बताऊंगा, बस आप समझिए कहाँ पर कौन कौन सा बिंदु होता है और कौन सा दर्पण किस टाइप का होता है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करने वाले हैं उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का अगर मैं उपयोग की बात करूं तो हेडलाइट और सर्च लाइट के अंदर जो कांच का बना होता है दर्पण, वो वही होता है। किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है, ठीक है ना। तो हेडलाइट जो गाड़ियां हैं, ठीक है ना, गाड़ी के जस्ट साइड में रहता है ना शीशा, उसी में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा, या ऐसे सिंपल सा बता सकते हैं कि जो गांव में लैंप लगे होते हैं रोडों पर, ठीक है ना, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। और गाड़ी की साइड में जो लगा रहता है शीशा, ठीक है ना, उसमें भी उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है। आंख और कान, नाक आदि जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये चिकित्सालय के रूप में भी, तो चिकित्सालय में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ध्यान देना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, और गांव में जो, ठीक है, लैंप लगे होते हैं रोडों पर, उसमें भी लगा होता है। क्या होता है कि वो प्रकाश को फैला देता है, ठीक है ना, इसलिए इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं आँख नाक कान की जांच करने में, ठीक है ना। तो उस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इसको, देखो सिंपल सा है कि कौन सा हम क्या क्या लेंगे, इसको मैं कुछ नियम बता दे रहा हूं। आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण के विपरीत जितनी दूरियां होती हैं, जितनी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक होती, ये ध्यान देना, सभी ऋणात्मक होती हैं। मैं अभी वही बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ एक हमारा अवतल दर्पण है, बाहर की तरफ पालिश होगा, ये बाहर की तरफ पालिश होगा, वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, वो ओ डैश वस्तु की दूरी को हम यू से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, यू से। ये हमारा पी होगा ध्रुव, और ये हमारा एफ होगा, और ये हमारा सी। क्या इतनी बात समझ में आया? मैंने कहा कि आपतित किरण के विपरीत जितनी दूरियां मापी जाती है वो सब ऋणात्मक होती है, और समस्त दूरियां हम हमेशा दूरों से मापते हैं। अब देखिए यहाँ से जो दूरियां लेंगे, यहाँ से इधर दूरियां, क्योंकि ये मुख्य फोकस है, और मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ। तो ये जो स्मॉल एफ होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर से आएगा, यहाँ से जाएगा,
एक ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर से प्रकाश किरण जा रहा है इधर से, और दूरियां हम इसके विपरीत माप रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक होगा। ये सी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, और ये ऋणात्मक होगा क्योंकि विपरीत दूरी है। ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी भी किस में होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो रहा है, देखिए इधर जा रहा है और ये इधर दूरी माप रहे हैं, तो ये ऋणात्मक होगा। तो आपतित किरण की विपरीत जितनी दूरियां हैं सब ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में जितने भी हम मान रखेंगे, ठीक है ना, सब ऋणात्मक ले सकते हैं। देखिए यहाँ फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक है, और त्रिज्या भी ऋणात्मक है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण में कौन कौन सा ऋणात्मक हो, कौन कौन सा धनात्मक हो, देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, अंदर की ओर पालिश होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पर हमारा ध्रुव होगा, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, CO का। अब ये वस्तु यहाँ हमेशा वस्तु को कहां पर रखा देगा, बाएं की तरफ, और ये बाएं तरफ रखा देगा, तो प्रकाश किरण यहाँ से चलेंगे, है ना। तो ये प्रकाश किरण इधर चलेंगे, तो समस्त दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, तो ये जो दूरी होगा इधर इस बार होगा, क्योंकि यहाँ इधर है, तो ये स्मॉल f हो जाएगा। ये हमारा दूरी है, यहाँ C तक की जो दूरी होकर त्रिज्या हो जाएगा स्मॉल r। मैंने कहा आपतित किरण की यदि विपरीत होती है तब ऋणात्मक, लेकिन उसी दिशा में नापी जाती है तो धनात्मक, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। ये केवल वस्तु की जो दूरी होगा वो ही केवल ऋणात्मक होगा, वही केवल ऋणात्मक होगा। ध्यान देना कि उत्तल दर्पण में एक ही ऐसा पॉइंट है जहां हम ऋणात्मक लेंगे, वो है वस्तु की दूरी, ठीक है ना। वस्तु की दूरी हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, बाकी उत्तल दर्पण में समस्त जो है दूरियां ये आपतित किरण की दिशा में ही नापी जाएगी, इसीलिए ये धनात्मक होंगे, ठीक है ना। बस इतना ही वीडियो, और बाकी जो है न्यूमेरिकल है मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल लगाना बाबू। लेकिन इस चैप्टर से संबंधित हर साल आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये बेस बन करके 12th में जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटर वालों बच्चों के लिए भी है अच्छा, ये सब तैयार रहेगा तभी वो बेसिकली आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।